हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इससे पहले मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों का ही कम्युनिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। क्या आपको याद है मैंने ये कहाँ बताया था? अपनी बैरक निकाले, वापस से मैं ये रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि कई लोग इस पर ध्यान देते नहीं हैं। तो सेक्शन 2A जब मैं प्रपोजल बता रही थी तो मैंने बताया था कि आपका ये सिग्निफाई होना ज़रूरी है, प्रपोजल सिग्निफाई होना जरूरी है। सिमिलरली मैं जब एक्सेप्टेंस बता रही थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पे भी ये सिग्निफाई होना जरूरी है। तो दोनों के ही प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम मस्ट बी सिग्निफाइड, यानी दोनों ही ड्यूली कम्युनिकेट होना चाहिए। पर ये कम्युनिकेट होंगे कैसे? कौन सा सेक्शन हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानता है? तो बैरक में सेक्शन 4 हमारा कहता है कि व्हेन कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 4 हमारा बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। ये सेक्शन हमारा रिवोकेशन भी कब कंप्लीट माना जाएगा ये भी बताता है, पर रिवोकेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इस क्लास में हमारा मेन फोकस होगा प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2A और 2B मैं बता चुकी हूँ, ये दोनों ही हमारे सेक्शंस बताते हैं कि हमारा दोनों प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ड्यूली कम्युनिकेट होना चाहिए। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये दो मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, इंस्टेंटेनियस रूल या पोस्टल रूल। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रूल है हमारे पास जब हम टेलीफोनिक मेथड के थ्रू अगर कुछ करते हैं तो वो इंस्टेंट रूल कहलाता है, क्योंकि इंस्टेंटली मेरा अगर मैंने कोई प्रपोजल दिया है वो आपको एट द सेम टाइम आपको वो रिसीव होगा, एंड आपने अगर अपना एक्सेप्टेंस दिया तो सेम टाइम पे वो मुझे रिसीव होगा। इंस्टेंट तरीके से रिसीव होता है, ऐसा माना जाता है जैसे वो दोनों फिजिकली प्रेजेंट हो वहां पे। पोस्टल रूल क्या है? पोस्टल रूल आप अगर लेटर पोस्ट के थ्रू करोगे, अब लेटर मैंने अगर आज पोस्ट किया है तो आप तक उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? हो सकता है 1 हफ्ते बाद, हो सकता है 4 दिन बाद, जब वो लेटर पहुंच जाए तब वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे कम्युनिकेट किया जाता है हमारा प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को। इसमें हम हमारे इस पूरे लेक्चर को 2 पार्ट में बांटेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पहले देखेंगे, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से। इन बोथ द रूल्स, इन दोनों रूल्स की बात हो रही है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल विल बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको मैं प्रपोजल दे रही हूँ, जब उसके नॉलेज में आ जाए ये प्रपोजल तो ये कंप्लीट माना जाता है। मैं आपको प्रपोजल दे रही हूँ कि मुझे मेरी रेड कार सेल करनी है 1 लाख रुपीज में, तो जब मेरा ये प्रपोजल की नॉलेज आप तक आ जाए तब माना जाएगा कि मेरा प्रपोजल जो है वो कम्युनिकेट हो गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल विल बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब क्या है ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमारा इंस्टेंट रूल में थोड़ा अलग रूल अप्लाई होता है एंड हमारे पोस्टल रूल में अलग रूल अप्लाई होता है। स्टार्ट करते हैं पहले हम इंस्टेंट रूल से। इंस्टेंट रूल में क्या है? इट इज डीम एज इफ पार्टीज आर फिजिकली प्रेजेंट। मैंने बताया इंस्टेंट रूल में क्या माना जाता है, जैसे कि दोनों पार्टीज वहीं पे फिजिकली प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम फिजिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते, किसी एक मीटिंग हॉल में बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते, तो उस समय हमारा प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों आमने सामने बैठे होते। प्रपोजल ने कोई प्रपोजल दिया, प्रपोजल ने कोई, एक्सेप्टेंस ने उसी मोमेंट पे वो सुना और उसने हाँ बोला, तो उसकी जो ये हामी थी वो उसी मोमेंट पे हमारे प्रपोजल ने सुनी, इंस्टेंट हुआ। सिमिलरली हमारे इंस्टेंट रूल में भी यही सेम फंडामेंटल लगते हैं। अगर हम टेलीफोनिक मेथड के थ्रू अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को कन्वे कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट हो रहा है, तुरंत ही सुना जा रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज हर्ड और रिसीव बाय द प्रपोजर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है? जब वो हर्ड या रिसीव हो जाता है बाय द प्रपोजर। अगर मैं टेलीफोनिक मेथड के थ्रू अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस दे रही हूँ तो कब वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी? एट द मोमेंट जब आपने वो सुन लिया तभी ये कंप्लीट मानी जाएगी। अब प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कब कहाँ किस प्लेस पे बना, कहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो ये सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी बताता है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा वहाँ होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हमारी जो एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो जहाँ पे हर्ड की गई हो। The place of contract or the place of cause of action will be the place where the acceptance is heard or received. फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में हूँ, आप बैंगलोर में हैं, मैंने अपनी कोई एक्सेप्टेंस दी आपको मुंबई से, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दी। अब मैंने एक्सेप्टेंस बोली तो मुंबई से, पर आपने बैंगलोर में बैठे बैठे मेरी एक्सेप्टेंस ये सुनी, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बैंगलोर को। एक केस है सेम इसी ऐसे ही एग्जाम्पल पे केस है हमारे पास, एंटॉस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट लिमिटेड 1955। इस केस में क्या था? प्लेंटिफ फ्रॉम लंदन मेड एन ऑफर टू डिफेंडेंट एम्स्टर्डम।
प्लेंटिफ लंदन का था, डिफेंडेंट एम्स्टर्डम का था। ऑफर दिया उसने, प्लेंटिफ फ्रॉम लंदन मेड एन ऑफर, उसने ऑफर दिया लंदन से। एक्सेप्टेंस वाज स्पोकन फ्रॉम एम्स्टर्डम, एक्सेप्टेंस कहाँ से बोली गई? एम्स्टर्डम से बोली गई। एंड हर्ड इन लंदन, पर सुनी कहाँ गई एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस सुनी गई लंदन में। तो लंदन जो होगा हमारा वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सेप्टेंस जहां सुनी जाती है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड यही बात हमारी भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल केस में कही गई है कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड नॉट स्पोकन। जहां से बोला गया है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पर जहां से सुना गया है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। पोस्टल रूल, पोस्टल रूल क्या है? इन दिस रूल कम्युनिकेशन इज नॉट इंस्टेंट, तुरंत नहीं होता। लेटर पोस्ट करेंगे कब जाके मिलेगा तब कंप्लीट मानी जाएगी, तुरंत से नहीं होता है। अब यहाँ दो रूल्स होते हैं हमारे पास। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाइंड द प्रपोजल, कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर को बाइंड करेगा और कब कम्युनिकेशन एक्सेप्टर को बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रपोजर हूँ, आप एक्सेप्टर है। मैंने मेरी रेड कार का प्रपोजल दिया कि मुझे मेरी रेड कार सेल करनी है 1 लाख रुपीज में। मैंने पोस्टल मेथड, मैंने एक लेटर पोस्ट करके आपको ये प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्टेंस दी, लेटर पोस्ट किया। द मोमेंट आपने उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया उस लेटर को, द मोमेंट आपने पोस्ट कर दिया उस लेटर को, मैं बाइंड हो जाऊंगी। प्रपोजर किस दिन बाइंड होगा? द एक्सेप्टर पोस्ट सच लेटर एंड इट गोज बियॉन्ड हिज पावर। जिस दिन एक्सेप्टर की पावर से वो लेटर निकल चुका है, जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर को पोस्ट कर दिया है तब तो उसकी पावर से निकल चुका है, वो वापस से वो लेटर को ला नहीं सकता, वापस से अपने एक्सेप्टेंस को चेंज नहीं कर सकता, तो उस दिन प्रपोजर बाइंड हो जाएगा। एंड वेन एक्सेप्टर बाइंड, एक्सेप्टर किस दिन बाइंड हो जाएगा? एक्सेप्टर उस दिन बाइंड हो जाएगा जिस दिन प्रपोजर मेरे नॉलेज में आ जाए। इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जिस दिन मेरे नॉलेज में, जिस दिन प्रपोजर के नॉलेज में आएगा उस दिन आप यानी एक्सेप्टर बाइंड हो जाएंगे। एंड द एक्सेप्टर पोस्ट सच लेटर, जिस दिन एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया लेटर को, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है, उस दिन प्रपोजर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए है हमारे पास ऑफरर है, बी हमारे पास ऑफरी है। ए ने ऑफर दिया 1 तारीख को, 3 तारीख को उसके पास रिसीव हुआ, उसने अपना एक्सेप्टेंस जो है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में 4 को डाला। ए को कब मिला? 6 को मिला। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में 4 को डल रहा है। ठीक है, ए कब बाउंड होगा? ए प्रपोजर है, प्रपोजर कब बाइंड होता है हमारे पास? एक्सेप्टर पोस्ट सच लेटर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कब डाला गया? 4 को, तो ए हमारा 4 को बाइंड हो जाएगा। बी कब बाइंड होगा? जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है। बी एक्सेप्टर है हमारे पास, एक्सेप्टर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब वो नॉलेज में आ जाता है यानी 6 को, ये 6 को बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेम चीज बैराक में लिखी है हमारे पास सेक्शन 4 में। क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। बताया मैंने कि यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो सामने वाले के नॉलेज में आ जाए। और एक्सेप्टेंस के केस में हमारे पास 2 रूल है कि कब प्रपोजर बाइंड होगा, कब एक्सेप्टर बाइंड होगा। प्रपोजर कब बाइंड होगा? एज अगेंस्ट द प्रपोजर मीन्स जब प्रपोजर बाइंड होगा, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है। एक्सेप्टर कब बाइंड होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, तब हमारा एक्सेप्टर बाइंड हो जाएगा। एंड ये सेक्शन हमारे रिवोकेशन से भी बात करते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कम्युनिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप, अब ये जो मोड्स है ना, इसके बारे में सेक्शन 4 में एज सच लिखा नहीं है, लेकिन हमारे पास केस लॉ है। क्या कहता है ये केस? अंबालाल साराभाई इंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस केएस इंफ्रास्पेस लिमिटेड 2020 का केस है। क्या हुआ इस केस में? इवन दो सेक्शन 4 ऑफ आईस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंस अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, बट सच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड। एंड ऐसे कम्युनिकेशन को हम एज एविडेंस भी यूज कर सकते हैं अपना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करते हुए। लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का, दोनों ही प्रपोजर एंड एक्सेप्टर के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का इंटेंशन होना चाहिए। एंड साथ ही में आईटी एक्ट के रूल्स को वो कंप्लाई करता हुआ, फुलफिल करता हुआ होना चाहिए, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड। अर्लियर इन मोड्स को हम एज अ पार्ट ऑफ पोस्टल रूल मानते थे, पर क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हुई है और इस कारण से अब हम इसे इंस्टेंट मोड में मानते हैं। क्योंकि आज अगर हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं तो वो तुरंत डिलीवर होता है, मेल करते हैं तो तुरंत डिलीवर होता है, तो आजकल हम इसे इंस्टेंट मेथड, इंस्टेंट रूल में ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन, दोनों ही प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का। इसके नेक्स्ट क्लास में अब हम रिवोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है वो अटैच कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।